नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका सुपर टेट की क्लास में हम हिंदी स्पेशल पढ़ रहे हैं, जहां पे हम उन्हीं चीज़ों का डिस्कस करेंगे जो आपके सुपर टेट और टेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और हमने आपसे वादा किया है कि यहाँ से आपको 30 में 30 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप बस अपना एफर्ट दीजिए, अपना मन लगाकर हमारे साथ बने रहिए और ये मैं वादा करता हूँ कि आपका 30 में 30 आएगा हिंदी में। तो बस आप अपना पूरा का पूरा योगदान देते रहिए और क्लास को पूरे संयम से देखिए। चलिए, हम लोग कल डिस्कस किए थे हिंदी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था हिंदी भाषा क्या है, हिंदी शब्द कहाँ से आया, ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी कितने चरणों से होकर गुजरी है, ठीक, वैदिक संस्कृति क्या है और लौकिक संस्कृति क्या है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सारी चीज़ों को हमने देखा और उनके डेट के बारे में भी हमने अध्ययन किया। ठीक, तो अब आपसे बात आती है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अगर कोई पूछे आपसे, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है बाबू? हिंदी है। कौन है? हिंदी है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी भाषा जो है, ठीक है, ये भाषा कहां से आई है? तो अपभ्रंश से आई है। अपभ्रंश से आई है तो हमने कल बताया था। लेकिन ये पूछेगा कि हिंदी भाषा राज्य क्षेत्र क्या, कितने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंदी भाषा राज्य क्षेत्र, ठीक, हिंदी भाषा के कितने राज्य क्षेत्र, कितने राज्य क्षेत्रों से हिंदी भाषा, मतलब इसके अंतर्गत कितने राज्य क्षेत्र आते हैं? हिंदी भाषा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने राज्य आते हैं? आपसे ये क्वेश्चन हुआ तो आपका जवाब होना चाहिए कि कुल 9 राज्य आते हैं। कितने बाबू? कुल 9 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं बाबू? कुल 9 राज्य आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो आप जानते हैं, जहां रहते हैं यूपी। यूपी से हमारा सटा हुआ है बिहार, अपना पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, और सॉरी देश बोला गया था, पड़ोसी राज्य बिहार। अब बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, आप जानते ही हैं। फिर अपना छत्तीसगढ़ भी है, ठीक, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9। कितने बाबू? 9 प्रदेश। कितने प्रदेश है? 9 प्रदेश है। अब आपसे पूछेगा कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली हमारा क्या बाबू? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 राज्य हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल कितने प्रांत हैं? तो 9 हैं, ठीक, सारे के सारे मिला के। लेकिन अगर पूछे कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका जवाब है कि एक केंद्र शासित प्रदेश और ये क्या है? राज्य है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा राज्य भाषा क्या है। हमने तो कह दिया राज्य भाषा, कल हमने आपको डिस्क्राइब भी किया था, बताया भी था, तो हम उसे लिख लेते हैं क्योंकि आप भूलेंगे नहीं इस वजह, इसलिए। ठीक, अगर राज्य भाषा की परिभाषा की बात करें, राज्य भाषा, ठीक है, राजभाषा है क्या? राज्य भाषा वह भाषा है जो हमारे काम काजों के लिए यूज होती है, जो सरकारी काम काजों के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, इसीलिए उसको राज्य भाषा कहा गया है। आपके दिमाग में हमने बताया अभी कि हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है, तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि वहाँ तो हरियाणवी बोली जाती होगी, राजस्थानी बोली जाती होगी, लेकिन सर तो कह रहे हैं हिंदी। लेकिन बाबू, राजस्थानी, हरियाणवी ये बोलियाँ हैं। क्या है बाबू? बोलियाँ हैं, हिंदी की बोलियाँ हैं। ठीक, भोजपुरी क्या है? बोली है, न कि भोजपुरी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमारी भाषाएं कितने राज्यों में? 8 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश, दो सब मिला के 9 प्रांत हुई। ठीक, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
अब राजभाषा आते हैं बाबू। तो राजभाषा क्या है? सरकारी काम काज में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। सरकारी काम काज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। यानी राजभाषा कौन सी भाषा कहलाती है? जो कि सरकारी काम काज में यूज होती है। ठीक, हमने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। किसे स्वीकार किया है? राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया है हमने। ठीक है, हिंदी को स्वीकार किया। किसे स्वीकार किया बाबू? थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं है। किया है, ठीक है, हमने हिंदी को स्वीकार किया। किसे स्वीकार किया है? हिंदी को। ठीक, हिंदी को स्वीकार किया। हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा के रूप में, ठीक, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली, ठीक, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान, ठीक है, राजभाषा के रूप में ठीक है, संविधान में, ठीक, हिंदी को राजभाषा के रूप में, ठीक, राजभाषा के रूप में, ठीक, संविधान में 14 सितंबर, ठीक, 1949, कब? 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक है, कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं बाबू? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं बाबू? मनाते हैं। ठीक, 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत देखिए, ये तो क्या होता, स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। लेकिन हिंदी दिवस मनाने की क्या बोलते, स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब से की थी? शुरुआत 2 डेट पूछता है, इसको कब स्वीकृति मिली और कब स्वीकार किया गया, और दोनों डेट एग्जाम में दिया रहता है। तो इसकी शुरुआत 1953, कब बाबू? 1953 से हुई। ठीक है, 1953 से हम लोगों ने क्या किया? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। ये बात आपको क्लियर होगी। और फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा 10 जनवरी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर। ठीक, इसकी शुरुआत अगर इसकी शुरुआत पूछेगा तो 2006 से। कब से बाबू? 2006 से। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि हमारी हिंदी भाषा जो है, ठीक, इसे कब स्वीकृति मिली संविधान में? 14 सितंबर 1949 को इसकी स्वीकृति मिली। और 1953 से हमने क्या किया? हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस मनाने स्टार्टिंग की। कब से? 2006 से।
ठीक। अब देखिए इसके कुछ सम्मेलन हुए, ठीक, जिसे हिंदी दिवस का आपसे पूछता है कि प्रथम सम्मेलन, ये तो मनाना स्टार्ट किया ना, इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1975 में नागपुर, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था, समझ गए होंगे कि इसका कब क्या गया। अब तक अगर पूछे कि अब तक कुल कितने मनाए गए, कितने सम्मेलन हुए, तो अब तक कुल 12 सम्मेलन हुए। कितने हुए बाबू? 12 सम्मेलन हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 12वां सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो 12वां सम्मेलन का आयोजन 2023 में। कब बाबू? 2023 में। कहां पे? फिजी में। 2023 फिजी में। कहां पे? फिजी में, ठीक है। फिजी को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि वहां पे भारतीय ज्यादा है। ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसे नोट भी कर लिए होंगे, ठीक। अब हम आते हैं कि हमारे संविधान की, ठीक है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, लेकिन संविधान का कुछ चीज हमें जानना है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि खासकर टेट में, सुपर टेट में, वन लाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में। किसमें बाबू? 8वीं अनुसूची में। इसीलिए हम 8वीं अनुसूची को क्या करेंगे, को देखेंगे। 8वीं अनुसूची के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में है क्या, ठीक। चलिए, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक, 8वीं अनुसूची में कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 14। कितनी थी? 14। जो हमारा मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, किंतु हर समय संविधान में कुछ न कुछ नए संशोधन हुए। कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, मेरी भी भाषाओं का योगदान होना चाहिए, मेरी भी भाषा को। तो उसके बाद 8 और भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई, जिसकी वजह से अब कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं हमारे संविधान में, तो 12 हो गई हैं, अरे 22 हो गई हैं, ठीक है। कितनी हो गई? 22, क्योंकि 14 + 8 जोड़ेंगे तो 22 होगा। मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 14 हैं, ठीक। 21वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक, 1967 में पहली भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई, कौन सी? कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा जोड़ी गई, ठीक। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी बाबू? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, मैथिली और संथाली, इसकी वजह से सारी वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो 22 हो गई हैं। इसीलिए हम 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं कि हमारी मूल संविधान में 8वीं अनुसूची, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं हैं, ठीक। कितनी भाषाएं बाबू? 14 भाषाएं हैं। लेकिन 21वें संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में।
67 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? केवल एक ही भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी। जोड़ी गई, ठीक, एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। अब उसके बाद ये 71वां संविधान संशोधन आता है। 71वें संविधान संशोधन के तहत कितनी जोड़ी गई? तो 3 जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक, समझ गए होंगे। उसके बाद आता है अब कौन सा? 71वां हो गया 92वां, हाँ 92वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी बड़ी जोड़ी गई? संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो 2003 में, 2003 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। यहाँ पे 1 भाषा जोड़ी गई, ठीक, के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब चारों कौन कौन सी हैं बाबू? तो चारों हैं बोडो डोंगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, ठीक, ठीक। अब मूल में कितनी थी? 14, और 14 + 8 बराबर टोटल 22। यानी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 2 तरह से कुछ पूछता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 14 है। वर्तमान में कितनी है? 12 है। किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में, ठीक। पूछेगा 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ऑप्शन दे देगा। कौन सी नहीं जोड़ी गई? दे देगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी। तो सिंधी 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, लेकिन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली बाबू 71वें संविधान संशोधन द्वारा गया। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोलिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके तरह बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी कि टोटल कितनी? 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें द्वारा 3 जोड़ी गई, ठीक। 21वें द्वारा 1 जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी। टोटल मिला के 22 हो गई, ठीक। कितनी हो गई? 22 हो गई। इतनी बात क्लियर है? चलिए, ठीक। अब हमारी राज्य भाषा जो है भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, ऑप्शन दे देगा। तो आपको ऑप्शन क्या मानना है? भाग 17। इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 17 के बारे में कि भाग 17 हमें क्या बताता है, क्या क्या हमें सिखाता है। तो भाग 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासकर संविधान में भाषा के लिए। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें भाग 17 के बारे में जानना होगा। भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का। किसका बाबू? राजभाषा का, ठीक है। राजभाषा का किसमें उल्लेख है? तो भाग 17 में। 8वीं अनुसूची में भी किसका प्रावधान है? भाषा का। किसका प्रावधान बाबू? भाषा का। तो संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हुए? तो 343 से 351 तक। संविधान के भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 में अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक का वो 351
51 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में? राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि संविधान के किस भाग में, ठीक है, इस राजभाषा का अनुच्छेद किया गया, तो 17 में कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है। फिर 392 के बाद आपातकाल शुरू हो जाता है, ठीक। अब आते हैं हम सारे आर्टिकल को देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, ठीक, लाइन बाय लाइन। अब आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद कहिए या फिर आर्टिकल कहिए, ठीक है। चलिए हम अनुच्छेद ही लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद 343, क्योंकि 343 से स्टार्टिंग है तो 343 देखेंगे। ये क्या है? संघ की राज्यभाषा। क्या कहेगा? संघ की राज्यभाषा के बारे में कहेगा। संघ की एक क्या होगी? राज्यभाषा होगी, ठीक है। हमारे संघ की होगी एक राज्यभाषा होगी। फिर इसके बाद अनुच्छेद 344 क्या कहता है? 343 ने तो कह दिया कि संघ की एक राज्यभाषा होगी, लेकिन 344 कहेगा कि राज्यभाषा आयोग का गठन करेगा, ठीक है। राजभाषा का गठन कौन करेगा? आयोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? राजभाषा आयोग का गठन। इसमें क्या है? राजभाषा आयोग का गठन, मतलब एक आयोग का गठन किया जाएगा जो राजभाषा पर अपना काम करेगा, ठीक है, का गठन। तो राजभाषा आयोग का गठन। अब अनुच्छेद 345, ठीक है। अब अनुच्छेद 345 क्या कहेगा बाबू? ये भी देख लीजिए। अनुच्छेद 345 कहेगा, ठीक, कि प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा है, प्रादेशिक भाषा के बारे में बात करेगा। प्रादेशिक भाषा, ठीक है। प्रादेशिक मतलब हर प्रदेश की भाषाओं के बारे में वर्णन करेगा, ठीक। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, अगर यहीं से आपसे पूछ दे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, ठीक है। आपसे पूछ दे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए 7 जून 1955 को किया गया था, ठीक है। 7 जून 1955 को, कब बाबू? 1955 को किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो खेर साहब थे। कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष थे बीजी खेर। अध्यक्ष बीजी खेर, समझ गए होंगे। अब देखिए अनुच्छेद 45 हो गया और 346, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा आपका फैक्ट ही हम लिखवा रहे हैं। हमने कहा है ना कि हम सिर्फ आपको 30 में 30 की पूरी जिम्मेदारी लिए हैं, तो हम पूरा फैक्ट लिखवाएंगे, यहां वहां की फालतू चीजें नहीं। तो 346, अब 346 क्या कहता है कि दो प्रदेशों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा। दो, देखिए जो जो हम लोगों ने पढ़ा है वही कह रहा है। दो प्रदेशों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा, यानी पत्र व्यवहार मतलब हम अगर साउथ के तेलुगु हैं, हम हिंदी है, तो हम पत्र व्यवहार कैसे करेंगे? इंग्लिश में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? इंग्लिश में। हम अपनी भावनाओं विचारों को इंग्लिश में लिखकर उनको भेज देंगे, ठीक है। ये पत्राचार की भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी बाबू? पत्राचार की भाषा होगी, ठीक है। चलिए अब अगला अनुच्छेद 347 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 347 ये कहता है कि भाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दिशा निर्देश। भाषा के लिए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का क्या निर्देश? राष्ट्रपति द्वारा दिशा निर्देश, ठीक, नोट हो गया होगा। इसके साथ कर लीजिए। इसके बाद 48, 49, 50, ठीक है। चलिए अगला देखिए।
कहाँ से 47 तक हो गया 48, अनुच्छेद 348। 48 क्या कह रहा है बाबू? 48 कह रहा है कि सुप्रीम और हाई कोर्ट के प्रयोग, सुप्रीम और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हाई कोर्ट में मुख्य रूप से आपका यहाँ पे मुख्य रूप से इंग्लिश भाषा का ही यूज होता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 349, क्या बाबू? 349 भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। क्या है? विशेष प्रक्रिया है। तो भाषा संबंधित विधियों, भाषा संबंधी विधियों का, ठीक है, भाषा संबंधित विधियों को अधिनियमित ठीक है, अधिनियमित करने का विशेष, अधिनियमित करने का विशेष प्रक्रिया। ये किसके बारे में कहा गया है? तो अनुच्छेद 349। और अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए। अनुच्छेद 350 कहता है कि व्यथा के निवारण में प्रयोग की जाने वाली बात, ठीक है, व्यथा के निवारण में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक, यानी व्यथा के निवारण के लिए, ठीक। और यानी कि भाई हर लोग की अपनी अपनी अलग व्यथा होती है, वो अपनी भाषा अलग अलग में कहते हैं, तो उनके लिए भी अपनी एक विशेष, जैसे आपका मान लीजिए आप कहीं गए हैं, कहीं आपका कुछ सामान खो गया या कोई दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे आपकी भाषा कोई नहीं समझ पाएगा, तो आपकी भाषा जो समझ सकेगा उसे बुलाया जाएगा, ठीक, और वो आपकी भाषा को समझेगा तो वो अगले पर्सन को बताएगा कि नहीं ये फला आदमी ये कह रहा है, तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा, निवारण होगा। ऐसा नहीं कि उनको समस्याओं का समाधान नहीं होगा और उनको मतलब परेशान किया जाएगा। तो 350 क एक है क्या? 350 क है। तो 350 क क्या कहता है? मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान। क्या कहता है बाबू? मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछेगा सीधे कि मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 350 क में क्या क्या किया गया? 350 क में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया। मतलब हम किसी को भी भाषा अगर सिखाते हैं, भाषा के बारे में बताते हैं, तो किसमें? मातृभाषा में ही हम उन्हें क्या? मातृभाषा में ही हम उन्हें शिक्षा देंगे, ठीक। ये किस अनुच्छेद में कहा गया बाबू? ये आपका अनुच्छेद संविधान के 350 क में दिया गया है, ठीक। आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए 51 में क्या कहा गया है? 351 में कि हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश, ठीक है, दिशा निर्देश, ठीक। मतलब हिंदी भाषा का विकास होगा, उसके दिशा निर्देश, उसका प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, अपना हिंदी दिवस मनाना, बहुत सारी, ताकि हमारे हिंदी भाषा का विकास हो हर लोगों के पास ये भाषा पहुंचे। इसके अलावा दो अनुच्छेद और ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210, ठीक है। आर्टिकल नोट कर लिए होंगे, रफ कर दें, ये दो इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। देखिए खाली 2 इधर हुआ है, 1 इधर हुआ है, बाकी 0 वहीं पे है। ठीक है, और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला जो है संसद की भाषा है। संसद की भाषा क्या किसके बारे में बात कर रहा है? संसद की भाषा के बारे में कर रहा है, आर्टिकल 120। अब ठीक है, अब विधानमंडल की भाषा की बात कौन करता है? विधान मंडल की भाषा, विधानमंडल की भाषा के बारे में चर्चा होती है 210 में होती है। किसमें होती है बाबू? 210 में। यानी 210 में हमारे विधानमंडल की भाषा का बात होता है, 120 में संसद की भाषा का बात होता है। ठीक है, यानी हिंदी भाषा के विकास का दिशा निर्देश की बात करते हैं 351 में होगा। आप इतनी बात समझ गए होंगे जहां तक हमें लगता है। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आपका जो डाउट होगा हम उसे अगली क्लास में 100% उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। बस हमें कमेंट करिए, हमें बताइए, और हम आपको पूरा अपना 100 से 100% देंगे, और आपकी पूरी गारंटी लेते हैं कि हम आपको 30 में 30 दिलाएंगे। चलिए, अब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शब्बा खैर।